तो हेलो एंड वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ राहुल सर। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पावर ऑफ राहुल सर पे स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन और आज है लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम पढ़ रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण। और 3 प्रॉपर्टी को हम लोगों ने पिछले कक्षाओं में पढ़ लिया था कि इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर और फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, यानी 3 प्रॉपर्टी को हमने पढ़ा है। आज बारी है चौथे प्रॉपर्टी की। तो चलिए सीखते हैं चौथे प्रॉपर्टी की और इसका नाम है चेंज इन टेम्परेचर। तो हम लोग लिखेंगे कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं तापमान में परिवर्तन से अभिलक्षित होते हैं। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं तापमान में परिवर्तन से अभिलक्षित होते हैं यानी पता चलते हैं, अभिलक्षित होते हैं। और इसका पता कैसे चलेगा बच्चों कि तापमान निकल रहा है या तापमान ये ले रहा है? तो अगर किसी बर्तन को आप छुएंगे तो उसको गर्म और ठंडा से ही आप पता कर पाएंगे कि तापमान इसके अंदर आया है या तापमान इससे बाहर हुआ है। तो हम सिंपल सा कैसे पता लगा सकते हैं कि इसे बर्तन को छूकर पता लगाया जा सकता है। इसे बर्तन को छूकर पता लगाया जा सकता है। एक मिनट बच्चों नोट करें, हम तुरंत आ रहे हैं। तो तापमान में परिवर्तन को कैसे पता कर पाएंगे बच्चों कि बर्तन को छूकर पता लगाया जा सकता है कि बर्तन गर्म और ठंडा के अनुसार हम बता सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में तापमान में परिवर्तन हुआ है या नहीं। तो या तो तापमान इस अभिक्रिया के अंदर जाएगा या तापमान बाहर निकलेगा। यानी इसके बेस पे 2 प्रकार के केमिकल रिएक्शन हो सकते हैं। एक वो रिएक्शन जिसमें तापमान अंदर गया हो तो उसको बोलेंगे ऊष्माशोषी, और एक वो रिएक्शन जिससे तापमान बाहर निकला हो उसे बोलेंगे ऊष्माक्षेपी। तो यहाँ पे लिखेंगे कि इस तरह से या इस प्रकार से तापमान के अवशोषित होने से या तापमान के बाहर निकलने से रासायनिक अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है। और कौन सा हो सकता है बच्चों? एक पहला हो सकता है इंडोथर्मिक। पहला क्या होगा? इंडोथर्मिक रिएक्शन यानी जिसके अंदर तापमान क्या हो? अवशोषित हो, यानी ऊष्माशोषी अभिक्रिया और जिससे तापमान निकले वो होगा ऊष्माक्षेपी, उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक अभिक्रिया। तो दूसरा क्या होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो 2 प्रकार के केमिकल रिएक्शन हो सकते हैं तापमान में परिवर्तन के आधार पर। तो चलिए बारी बारी से पढ़ते हैं दोनों रिएक्शंस को। पहला हम लोग पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक या इंडोथर्मिक, चलिए कोई भी पढ़ लेते हैं। पहला पढ़ लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक
रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चाहे तो इससे पहले आप नोट कर लें इसको, उसके बाद बढ़ें आगे, तो आप नोट करें। चलिए करें इसको। अब एक्सोथर्मिक का मतलब जिससे ऊष्मा बाहर निकले, तो लिखेंगे वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती हो, ऊष्मा बाहर निकलती हो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यानी जिसके अंदर ऊष्मा निकले, अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा बाहर हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी। जैसे देखें, अगर किसी कंटेनर के अंदर हम करवा रहे हैं रिएक्शन, क्या करवा रहे हैं? किसी कंटेनर के अंदर अगर रिएक्शन करवा रहे हैं, तो रिएक्शन अगर हो रहा है इसके अंदर, और जैसे ही रिएक्शन हुआ तो इससे क्या हो गया कि हीट बाहर निकला। क्या निकला? ऊष्मा बाहर निकला, हीट बाहर निकला, तो हम समझेंगे कि ये कैसा है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और जब इस तरह के बर्तन को हम लोग छुएंगे बच्चों, तो हमको गर्म महसूस होगा। यानी जैसे ही इस बर्तन को टच करेंगे, इस बर्तन को क्या करेंगे? टच करेंगे, तो हमको क्या महसूस होगा? गर्म या हॉट महसूस होगा, गर्म महसूस होगा। क्या महसूस होगा? गर्म होगा। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बर्तन को छूने पर कैसा महसूस होगा? हमको गर्म महसूस होगा। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो जितने भी दहनीय रिएक्शन है, यानी दहनीय अभिक्रिया है, वो कैसे हैं? आपके ऊष्माक्षेपी हैं। तो पहला एग्जाम्पल लिख लेंगे, सभी दहनीय अभिक्रिया, दहनीय अभिक्रिया, दहनीय यानी कंबसन रिएक्शन, सभी कंबसन रिएक्शन, कंबसन रिएक्शन, सभी दहनीय अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। जैसे एग्जाम्पल देखें, अगर आप कार्बन को वायु की उपस्थिति में जलाएं, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएं, तो ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड देगा। क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या देगा? आपको हीट देगा। क्या देगा? ऊष्मा देगा। तो ऊष्मा दे रहा है, इसलिए क्या होगा? ऊष्माक्षेपी। ठीक इसी तरीके से अगर आप मीथेन का रिएक्शन या मीथेन को जलाते हैं ऑक्सीजन के संपर्क में, मीथेन को ऑक्सीजन के संपर्क में जलाते हैं, तो भी यहाँ से क्या मिलेगा आपको? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। साथ ही साथ आपको जल भी मिलेगा, और क्या मिलेगा? आपको ऊष्मा मिलेगा। क्लियर है? तो कहने का मतलब है कि जहाँ ऊष्मा निकल रही हो वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, और जहाँ ऊष्मा अवशोषित हो रही हो वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। और सभी दहनीय अभिक्रिया कैसे अभिक्रिया होते हैं बच्चों? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होते हैं। दूसरा लिखेंगे एग्जाम्पल, चूना जानते हैं? लाइम। तो लाइम को अगर आप वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, चूना को अगर जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, तो आपको मिलेगा बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिलेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी सिलेक्ट लाइम, बुझा हुआ चूना, सिलेक्ट लाइम। और इसके अंदर से ही बच्चों हीट निकलती है। क्या निकलती है? प्लस हीट,
या ऊष्मा आपको निकलती हुई दिखाई देगी या प्रतीत होगी। बर्तन छुएंगे तो आपको गर्म महसूस होगा। यानी लाइम का रिएक्शन अगर वाटर के साथ करवाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना और साथ ही साथ हीट यानी ऊष्मा आपको मिलेगा। तो ये अभिक्रिया भी कैसा हो जाएगा, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया हो जाएगा। यानी ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिसके में ऊष्मा निकलती हो उसे ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। और सभी दहनीय अभिक्रिया कैसे हैं, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया हैं। और दूसरा लाइम के अगर वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो वही आपको हीट देगा और सिलेक्ट लाइम बचेगा। तो ये दोनों अभिक्रिया कैसे हैं, आपके ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। तो नोट कीजिए, उसके बाद बढ़ेंगे आगे ऊष्मा शोषी की तरफ। तो दूसरा है आपको इंडोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा क्या है बच्चों, इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन यानी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, यानी वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा क्या होती हो, अवशोषित होती हो। तो लिख देंगे वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती हो उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो अगर आप बर्फ़ पिघला रहे हैं तो आपको ऊष्मा देना पड़ेगा, यानी इसके अंदर ऊष्मा जाएगा। या पहले आप देखें कि अगर इसके बर्तन को आप टच करते हैं तो कैसा फील होगा। तो जैसे कोई भी आप बर्तन जो ऊष्मा लेता है ना बच्चों, वो आपको ठंडा फील करवाएगा। यानी अगर जिसके अंदर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो रही है, जिस बर्तन के अंदर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो रही है, तो ये हीट को क्या करेगा, अवशोषित करेगा। और अगर आप इसको छुएंगे तो टच करेंगे तो आपको ठंडा महसूस करवाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो बर्फ़ का पिघलना ये कैसा है, ऊष्मा शोषी है। यानी आप इसको ऊष्मा दीजिएगा तभी बर्फ़ क्या होगा, पिघलेगा। दूसरा पानी का उबलना ये सारी अभिक्रियाएं कैसे हैं बच्चों, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो नोट कर लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो अब देखिए बच्चों, कुछ प्रश्न करते हैं उसके बेस पे। और हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बताइए। और पहला है प्राकृतिक गैस का जलना। तो आप जानते हैं कि प्राकृतिक गैस जब जलेगा बच्चों तो आपको ऊष्मा देगा ना कि लेगा। यानी प्राकृतिक गैस के जलने से ऊष्मा निकलती है, इसलिए ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। तो लिखेंगे आंसर, यह एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। यह एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है क्योंकि प्राकृतिक गैस के जलने से ऊष्मा बाहर निकलती है। क्लियर है, इसलिए क्या है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। प्राकृतिक गैस का जलना कैसा है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। जो दूसरा प्रश्न है फोटोसिंथेसिस। तो हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस में सूर्य की किरण चाहिए, यानी सूर्य की रोशनी चाहिए, यानी सूर्य की ऊष्मा चाहिए, इसलिए ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो जाएगा। तो लिख देंगे, यह एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। यह एक ऊष्मा
शोषी अभिक्रिया है। यह एक उष्मा शोषी अभिक्रिया है क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। कैसा अभिक्रिया होगी बच्चों? उष्मा शोषी। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। चलिए तीसरा देखते हैं, आपका है रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन में एनर्जी निकलता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ संयोग करके क्या बनाते हैं? एटीपी बनाते हैं, यानी ऊर्जा निकलता है, इसलिए उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। तो लिखेंगे श्वसन एक उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है क्योंकि इसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके हमें एटीपी के रूप में ऊर्जा देते हैं। जैसे देखिए ग्लूकोज क्या होता है, इसके अंदर ग्लूकोज, श्वसन के अंदर ग्लूकोज का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है और बनता है CO2 H2O और आपका ATP यानी एनर्जी। तो एनर्जी बन रहा है यानी एनर्जी रिलीज हो रहा है, इसलिए क्या है? आपका उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। फिर है जल का विद्युतीकरण, यानी इसमें जल का जो विद्युतीकरण है यानी विद्युत क्या होगा? इसको देना पड़ेगा, इसलिए यह क्या है? उष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो लिखेंगे यह एक उष्मा शोषी अभिक्रिया है। शोषी अभिक्रिया है क्योंकि यह अभिक्रिया विद्युत के कारण होती है। यानी विद्युत चाहिए इसके लिए। ये क्या है? आपका उष्मा शोषी अभिक्रिया है। एक प्रश्न है कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन। ये क्या है? ये भी उष्मा शोषी अभिक्रिया है। जैसे आप कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है और इसके अंदर आप हीट दीजिएगा तो ये आपका CaO प्लस H2O CaO प्लस CO2 गैस रिलीज करेगा। तो हीट दिए तो इसे क्या है? यह उष्मा शोषी अभिक्रिया है। उष्मा शोषी अभिक्रिया है। क्योंकि इसमें हीट अवशोषित होती है। हीट अवशोषित होती है। तो ये आपका प्रश्न था, 5 प्रश्न था जिसको हमने कर लिया। तो हमने पहला प्रॉपर्टी पढ़ लिया। पहला प्रॉपर्टी क्या था? इवोल्यूशन ऑफ गैस। दूसरा था चेंज इन फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तीसरा था चेंज इन कलर। चौथा था चेंज इन टेम्परेचर। और अब एक अंतिम बचा है चेंज इन स्टेट। चलिए सीखते हैं इसको। चेंज इन स्टेट, पांचवा और अंतिम प्रॉपर्टी, चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन।
तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं अवस्थाएं परिवर्तन से अभिलक्षित होगा, तो लिख देंगे कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं अवस्था में परिवर्तन से अभिलक्षित होते हैं। अवस्था में परिवर्तन से अभिलक्षित होते हैं, यानी पता चलते हैं, अभिलक्षित होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल की बात करें तो अगर आप मोमबत्ती जला रहे हो, किसका, पहला एग्जाम्पल लेते हैं, मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती क्या है बच्चों, ठोस है ना, ठोस। अब ये जलेगा तो आपको द्रव भी मिलेगा और साथ ही साथ गैस मिलेगा, CO2 गैस मिलेगा और कुछ वेपर भी बनेंगे। तो देखिए अवस्था में परिवर्तन हो गया कि नहीं, ठोस से द्रव और गैस बन गए कि नहीं बन गए, तो ये क्या हो गया, अवस्था में परिवर्तन हो गया। दूसरा अगर बात करें लकड़ी का जलना, लकड़ी का जलना, तो लकड़ी क्या है बच्चों, ठोस है। अब लकड़ी जलेगा तो आपको कुछ द्रव भी मिलेंगे, देखिए लकड़ी जलेगा तो कुछ लिक्विड जैसा निकलेगा, फिर आपको ठोस ही मिलेंगे, राख मिलेंगे और आपको गैस ही मिलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए ठोस से हमको क्या क्या चीज़ मिल गया, ठोस द्रव गैस, तो अवस्था में परिवर्तन हो गया कि नहीं हो गया। तो ये है कि अवस्था में परिवर्तन से भी रासायनिक अभिक्रियाएं पता चलते हैं। तो आप नोट कीजिए, उसके बाद हम बढ़ते हैं, कुछ और आगे पढ़ेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और कुछ नोट हैं जिसको आप समझेंगे कि हमने बताया था कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो 5 गुणों को दिखाएंगे। वो 1 भी गुण दिखा सकते हैं, 2 भी गुण दिखा सकते हैं, 3 भी, और कुछ कुल 5 गुणों को भी दिखा सकते हैं। तो उसी का एग्जाम्पल है कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं 1 से अधिक गुणों को भी प्रदर्शित कर सकते हैं या 1 से अधिक गुणों को आप दिखा सकते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल देखिए, आप तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया करवाए हैं मैग्नीशियम के साथ, तो आपको मिला है मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। तो आप तो ये पढ़ चुके हैं कि इससे गैस निकल रहा है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे और भी होता है बच्चों, यहाँ पे होता है तापमान में परिवर्तन। तो 2 गुण हो गया कि नहीं हो गया। पहला गुण आपका हो गया गैस का निकलना, गैस का निकलना। दूसरा गुण यहाँ पे आपको दिखाई देगा तापमान में परिवर्तन। तो आप देखें कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया 1 से अधिक गुण को भी दिखा सकता है, तापमान में परिवर्तन। तो रासायनिक अभिक्रिया 1 से अधिक गुण दिखा सकता है, ये पॉसिबल है। दूसरा एग्जाम्पल है पोटेशियम आयोडाइड, लेड नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड। तो आप पहले भी ये रिएक्शन पढ़ चुके हैं। ये होता है रंगहीन, ये भी क्या होता है, रंगहीन, और ये अवक्षेप बन जाता है। क्या हो जाता है, अवक्षेप बनता है। और कैसे कलर का अवक्षेप, पीला अवक्षेप, आप ये पढ़ चुके हैं। तो आप देखें कि रंग में भी परिवर्तन हो रहा है और अवक्षेप भी बन रहा है। तो 2 प्रॉपर्टी यहाँ भी दिख गया। तो रंग में परिवर्तन और दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, अवक्षेप का बनना। तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं 1 से अधिक प्रॉपर्टी को दिखा सकते हैं, अवक्षेप का बनना। तो ये पूरा आपका क्या था बच्चों, केमिकल रिएक्शन, और आपका केमिकल रिएक्शन समाप्त हो गया। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग केमिकल इक्वेशंस को। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ले। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।